Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the day 11 class of the Mission HTET. In this class, we are going to discuss all the previous year questions related to C++. तो सबसे पहले देख लेते हैं वेटेज कितना रहता है C और C++ का। इनका कंबाइंड ही वेटेज रहता है, इस पैटर्न को देख के समझ में आता है। देखिए 2017 में C++ से आए थे 4 क्वेश्चंस और C से आए थे 4 क्वेश्चंस। 2018 में आप देख पा रहे हैं C++ से 7 क्वेश्चंस आए थे, तो C से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसी तरह 2019 में भी C++ से 7 क्वेश्चंस आए थे और C से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2020 में C++ से 3 क्वेश्चंस आए थे, तो C से 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो C++ और C लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस से आपके पास इन टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो अगर हम लास्ट 4 इयर्स का पैटर्न देखें, लास्ट 4 इयर्स के अकॉर्डिंग वेटेज कितनी रहेगी C++ और C लैंग्वेज से, दोनों से 7 to 8 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTET 2018 के क्वेश्चन से। इसमें आपके पास C++ से आए हुए थे 7 क्वेश्चंस। First question says, in context of C++, consider the following statements. Friend function of a class can directly access both private and protected data of the class. जिस भी क्लास में उसे फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, जिस भी क्लास के लिए एक फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है, उस क्लास का वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस कर सकता है। मेंबर फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास, किसी भी डिराइव्ड क्लास का मेंबर फंक्शन कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा ऑफ द क्लास, मतलब बेस क्लास का प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा वो एक्सेस कर सकता है अगर कोई भी मेंबर फंक्शन है डिराइव्ड क्लास का। सो यू हैव टू टेल कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, दोनों ट्रू हैं या कोई भी नहीं ट्रू है। ठीक है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ओनली 1। ठीक है, जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो आपका प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो फ्रेंड बन चुका है, लेकिन जो मेंबर फंक्शन होता है डिराइव्ड क्लास का, वो सिर्फ प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकता है बेस क्लास की, प्राइवेट डाटा को वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, बेस क्लास अगर है उसका उसमें अगर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा है और डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास का कोई भी मेंबर फंक्शन बेस क्लास के प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कैन नॉट है या कैन है, अकॉर्डिंगली यू विल आंसर। तो कैन नॉट बी ओवरलोडेड में आपके पास कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो नहीं ओवरलोड होता है? तो इसमें से आपके पास ऑपरेटर है जो नहीं ओवरलोड होता, थर्ड वन, दैट इज डॉट ऑपरेटर। एक बार देख लेते हैं लिस्ट जो ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं होते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, वो आपका ओवरलोड नहीं होता है। पॉइंट टू मेंबर ऑपरेटर, ये ऑपरेटर भी ओवरलोड नहीं होता है। मेंबर एक्सेस और डॉट ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट साइज ऑपरेटर। तो ये 5 ऑपरेटर्स हैं आपके जो ओवरलोड नहीं होते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस और डॉट ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट साइज ऑपरेटर। इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। So the correct answer is dot operator. Which of the following is invalid C++ comment statement? तो इनमें से आपने चेक करना है कि कौन सा इनवैलिड है। दिस इज कमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो C++ में हम दो तरह से कमेंट्स दे सकते हैं। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज सिंगल लाइन। दिस इज जनरली यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। तो दो तरह से आप कमेंट दे सकते हैं। इसमें आप देखिए इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वन स्लैश एंड देन star, and in this case we have two this slashes, and after that this is one slash and then star, and this is slash and this is in the wrong direction, fine, and this is one is two slashes. तो इनमें से आपका जो गलत है वो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, इनवैलिड है। सो द करेक्ट आंसर इज
थर्ड वन, which of the following is not supported in C++? First one is automatic garbage collection, multiple inheritance, smart pointer and virtual destructor. इनमें से कौन सा सपोर्ट नहीं करता है सी प्लस प्लस? मल्टीपल इनहेरिटेंस करता है फॉर श्योर, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स करता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन रह जाती है इन दो में, ठीक है। हमने 50-50 कर लिया, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और स्मार्ट पॉइंटर, ठीक। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज नॉट देयर इन सी प्लस प्लस, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस, ठीक है। एंड स्मार्ट पॉइंटर्स आर देयर इन सी प्लस प्लस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं स्मार्ट पॉइंटर्स होते क्या हैं। स्मार्ट पॉइंटर्स बेसिकली यूज होते हैं जो डी एलोकेट कर रहे हैं या फ्री कर रहे हैं डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट्स ने जो मेमोरी यूज की हुई थी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो जो पॉइंटर्स हैं, स्मार्ट पॉइंटर्स हैं, वो क्या करेंगे, डी एलोकेट करेंगे और उस मेमोरी को फ्री कर देंगे, ठीक है। सो अ स्मार्ट पॉइंटर इज अ रैपर क्लास ओवर अ पॉइंटर with an operator like star and this overloaded. The objects of smart pointer class look like normal pointers. तो ये तरह से जो है नॉर्मल पॉइंटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है कि ये इनमें हमें ये क्या करते हैं, डी एलोकेट और फ्री कर देते हैं जो भी मेमोरी यूज की हुई होती है ऑब्जेक्ट्स ने, और जब वो ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Which of the following is not supported by C++? So the correct answer is automatic garbage collection. Next is which of the following is not manipulators in C++? And we have set W, set fills, reset IOS flags and unset. सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डिफरेंट जो आपके फंक्शंस हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, ये क्या किस लिए यूज होते हैं। सेट डब्ल्यू आपका यूज होता है विड्थ को सेट करने के लिए। सो दिस मैनिपुलेटर इज यूज टू स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पोजीशंस ऑन द आउटपुट फील्ड अ वेरिएबल विल कंज्यूम, ठीक है। तो हमने अगर सपोज सेट करना है कि अगर कोई नंबर हम प्रिंट करा रहे थे वो 6 डिजिट्स का होना चाहिए, या इस तरह से कितने डिजिट्स का होना चाहिए या कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं। रीसेट आईओएस फ्लैग्स ये अनसेट करने के लिए, जो भी हमने सेटिंग की हुई है इस तरह से, तो उन्हें क्या करने के लिए, अनसेट या क्लियर करने के लिए यूज होते हैं। जो भी आपने फ्लैग्स की फॉर्मेटिंग की हुई है तो उन्हें अनसेट करने के लिए यूज होगा रीसेट आईओएस फ्लैग्स। नेक्स्ट वी हैव सेट फिल. This function is used to specify a different character to fill the unused field width of the value. तो यहाँ पे अगर unused कुछ भी पैरामीटर, सपोज हमने इसकी width सेट की हुई है, कोई भी हमने लिया वर्ड या कैरेक्टर्स, जो भी वेरिएबल लिया, ठीक है। तो उसके लिए हमने सपोज सेट किया कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अभी हमने लिखा कुछ, तो उसमें लिखा सपोज फिल ही लिखा, तो बाकी के अभी 4 कैरेक्टर्स क्या है, अनयूज्ड है, वो स्पेस अनयूज्ड है, तो वहाँ पे हमने कहा कि स्टार को फिल करना है, ठीक है। तो वहाँ वो है कि स्पेसिफाई कर रहे हैं हम कोई जिस भी कैरेक्टर को हम फिल कराना चाहते हैं अनयूज्ड फील्ड स्पेस में। नेक्स्ट वी हैव अनसेट. अनसेट आपका कोई मैनिपुलेटर नहीं होता है सी प्लस प्लस में, इंस्टेड अनसेट एफ होता है, ठीक है। अनसेट एफ होता है, अगर इनकेस कभी आगे अनसेट एफ आ जाता है तो दैट इज योर मैनिपुलेटर in C++, but unset is not a manipulator. So the correct answer for this question is unset. Next we have, in context of C++, the process of individually copying each member of an object to the corresponding member of another object of the same class is known as dash copying. अगर हम इंडिविजुअली हर मेंबर को एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ABC हमारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं सपोज, तो हर ऑब्जेक्ट सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसके हर मेंबर को सेकंड ऑब्जेक्ट के मेंबर में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सो इंडिविजुअली जब हम कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंड द ऑप्शंस आर म्यूटेबल, शैलो, रिस्पेक्टिव एंड डिफॉल्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसमें से बाकी कोई कॉपीज नहीं होती हैं बेसिकली, म्यूटेबल, रिस्पेक्टिव एंड डिफॉल्ट। शैलो इज द कॉपी, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शैलो। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी होता क्या है। देखिए, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है आपका और डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो C++ में यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी मेथड जो करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, मेंबर वाइज कॉपी करना,
ठीक है। सो दैट इज शैलो, जो आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इंडिविजुअली जब हम मेंबर की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर में कॉपी कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज, सो दैट इज बेसिकली शैलो कॉपी. So this means C++ copies each member of the class in this case. But in the case of deep copy, it allocates memory for the copy and then copies the actual value so that the copy lives in distinct memory from the source. इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, एलोकेट करेगा वो सबसे पहले मेमोरी और दूसरे कॉपी के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर क्या करेगा, उसे कॉपी कर देगा जो भी एक्चुअल वैल्यूज थी किसके अंदर, जो दूसरा वाला आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की जो मेमोरी में अगर देखें, दोनों को डिफरेंट लोकेशन असाइन हुई है, दोनों को डिफरेंट प्लेसेस पे. तो अगर आप एक में किसी में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा. ठीक है, जैसे हम करते हैं कि एक ही अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी की अगर हमने कॉपी क्रिएट की तो वो किस तरह से हो गया, उसी एड्रेस पर ही सेम क्या हो गया, नेम, एलायस नेम जनरेट हो जाता है. ठीक है, एलायस नहीं होगा इस केस में, डीप कॉपी के केस में एलायस नहीं होगा, शैलो कॉपी के केस में क्या हो रहा है, एलायस बन रहा है. और जब हम एक ऑब्जेक्ट से यूज करें तभी वो उसी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं हम, और सेकेंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम उसी सेम लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस केस में आपका अगर हम चेंज करते हैं तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन डीप कॉपी के केस में वो चेंज जो है वो दोनों में रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर आप किसी और एक में चेंज करते हैं. तो इसका मतलब द कॉपी एंड द सोर्स आर डिस्टिंक्ट एंड विल नॉट इफेक्ट ईच अदर इन एनी वे. So doing deep copies requires that we write our own copy constructors and overload assignment operators. So according to this, what we can conclude कि जो shallow copies होती हैं वो आपकी जब भी हम allocate करें statically, ठीक है ना, तब वो वर्क करेगा सही से. लेकिन अगर हमने डायनामिकली allocate किया है वेरिएबल्स को, तब उस केस में हमें यूज करना चाहिए डीप कॉपी. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शैलो कॉपिंग. जब इंडिविजुअली कॉपी होता है हर मेंबर, तब क्या होता है, शैलो कॉपिंग. Next we have choose most appropriate option considering that GP and IP are declared as void star and int star respectively in C++. तो ये दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं GP and IP, and this is declared, GP is declared as void star GP and IP is declared as int star IP. So the different options are GP is equals to IP is a valid C++ statement. Next one is star IP is equals to star GP is a valid C++ statement. And then we have both 1 and 2 are valid statements. After that, we have neither 1 nor 2 are valid statements. So in this case, option number 4, that is neither 1 nor 2 are valid statements. चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्टेट 2019 के क्वेश्चंस. इसमें भी 7 क्वेश्चंस आए हुए थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास. अ स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते क्या हैं. Static data members are class members that are declared using static keywords. उन्हें हम static keyword के साथ ही डिक्लेयर करते हैं. लाइक कोई भी काउंट एक वेरिएबल लिया तो static काउंट हम लेंगे वेरिएबल. ठीक है, तो इसी तरह से a static member has certain special characteristics. और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उन्हीं के बेस पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, आपको अगर सभी फीचर्स पता हैं पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के. So only one copy of that member is created for the entire class and is shared by all the objects of that class. एक ही कॉपी बनती है उस मेंबर की जो भी स्टैटिक डाटा मेंबर होता है, और पूरी क्लास के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो सभी उसी को ही शेयर करते हैं. It is initialized to 0 when the first object of its class is creating. No other initialization is permitted. ये हमेशा इनिशियलाइज होता है 0 से जब भी कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, और कोई इनिशियलाइजेशन परमिटेड नहीं है, परमिशन नहीं है हमें. और उसके बाद इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है चेंज नहीं होगी, इसके बाद उसकी वैल्यू चेंज होती है. इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम. तो ये होता है स्टैटिक डाटा मेंबर. नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक मेंबर फंक्शंस
and they have following properties. A static member function can have access to only other static data members and functions declared in the same class. तो static member जो functions होते हैं वो static data members को या static functions को और उसमें declared हैं तो उन्हें use कर सकते हैं. Static function is called using class name instead of object name. जो static function होता है उसे हम use करते हैं class name के थ्रू इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि वो एक पूरी क्लास के लिए ही है और तो उसे हम क्लास के नाम से कॉल करते हैं इंस्टेड किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के. ठीक है, अदरवाइज हम किसी मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं, अगर एक ए ऑब्जेक्ट है तो ए के नाम से कॉल है, सपोज फंक्शन ए डॉट कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास नेम की हेल्प से हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं. So in this case both 1 and 2 are correct because member function क्या है, वो एक्सेस करता है सिर्फ static data members को. ठीक है, वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है static data members को, बाकी data members को वो एक्सेस नहीं कर सकता. और जो static data member है क्लास का वो शेयर्ड होता है सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2. Next question is the keywords private, protected and public may appear डैश इन द डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास इन C++. तो इन जो ये हमारे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं ये कितनी बार अपीयर हो सकते हैं. सो इन एनी ऑर्डर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एट द मोस्ट 1 टाइम एंड इन एनी ऑर्डर, एट द मोस्ट 1 टाइम एंड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर. So the correct answer is in any order and any number of times. So we can use these keywords any number of times and in any order while declaring the class. Next question is dash is used to declare and initialize an object from another object of the same class in C++. And the options are copy constructor, default constructor, overload constructor and non-parameterized constructor. तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो इस केस में आपका क्या यूज होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जब हम एक क्लास लेंगे C++ की. अभी हम सिर्फ एक थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं क्वेश्चंस का और साथ साथ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ डिफरेंट टर्म्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब हमारी पूरी एक क्लास होगी C++ की. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मैं इसकी C++ के ऊपर ही क्लास आपकी रख लूँगी. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन C++? इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायनेमिक बाइंडिंग. सो दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. वी ऑल नो कि इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और डायनेमिक बाइंडिंग आपका होता है C++ में और रिफ्लेक्शन नहीं सपोर्ट करता C++. So the correct answer is reflection. Next question is in context of C++ consider following loop statement. In this we have while 5 and then in this loop we have cout hello. So how many times hello will get printed? Only 1 time, 5 times, 0 time or infinite time. So here we can see कि जो loop variable है वो नहीं है और while 5 अगर है तो वो उसे हमेशा क्या लेगा, ट्रू ही लेगा. यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, कोई हमने वेरिएबल नहीं लिया जो हमारा जिसके बेस पे हम टर्मिनेट कर रहे हो, आई की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज नहीं कराई है और उसके बाद हम कुछ कंडीशन नहीं दे रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हमने कोई भी वैल्यू ली है वाइल 5 या 1 कुछ भी आप वैल्यू लेते हैं तो वो क्या है, एक तरह से अगर 0 नहीं है तो वो ट्रू कंसीडर होगी और अगर वो ट्रू कंसीडर हो रही है तो इट मीन्स ये लूप क्या चल रहा है, इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी इनफाइनाइट. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि हेलो कितनी बार प्रिंट होगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर एंड द ऑप्शंस आर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड म्यूटेबल. And one of the easiest questions. So in this case also the correct answer is mutable. Private, public and protected आपके access specifiers होती हैं, mutable नहीं होता है. Next we have in context of C++ which of the following is invalid statement? And the options are friend function of a class is not considered a member function of the class. इसमें आपने invalid देखना है. ठीक है, तो जो correct है वो आप पहले से ही कट करते जाइए. फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज नॉट कंसिडर्ड एज मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. सो ये करेक्ट है.
मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। तो मेंबर फंक्शन को हम क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो वैलिड। स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। ठीक है, ये आपका क्या है, इनवैलिड है। स्टैटिक डेटा मेंबर इज इनिशियलाइज्ड विद अ जीरो वैल्यू। ठीक है, तो जीरो वैल्यू के साथ ही इनिशियलाइज होता है, अभी हमने देखा इसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है वो एक्सेस नॉर्मल मेंबर फंक्शन भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही एक्सेस करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस करेंगे, उन्हें बाकी जो मेंबर फंक्शंस हैं आपकी क्लास में वो भी एक्सेस कर सकते हैं। So the correct answer is third one. This one is invalid in C++. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके HTET 2019 के। नेक्स्ट वी हैव HTET 2020 के क्वेश्चंस। सो इन दिस, in context of C++, which of the following is valid statement? Friend function of a class is always a member function of that class. देखिए इसमें से आपने वैलिड चूज करना है, इट मीन्स 3 इनवैलिड हैं। तो देखिए मेंबर फ्रेंड फंक्शन कभी भी मेंबर फंक्शन नहीं होता। वैल्यू ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड वंस असाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब हम स्टैटिक मेंबर डाटा मेंबर है उसको कोई भी वैल्यू दे दी तो वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है, तो वो मैनिपुलेट हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अगेन इनवैलिड। स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ class can be accessed only by static member functions of a class। तो ऐसा क्या है होता है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स को क्या सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, अभी हमने किया, ये 2019 में भी आया हुआ था इस तरह का, तो दिस इज अगेन इनवैलिड। नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में अपीयर इन एनी ऑर्डर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ क्लास। यस, ये हमने ये भी एक क्वेश्चन में देखा कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो हैं वो कितने बार भी आ सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। सो दिस इज द वैलिड स्टेटमेंट। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिजर्व्ड कीवर्ड इन C++? एंड द ऑप्शंस आर एक्सप्लिसिट, पब्लिक, इम्प्लिसिट एंड प्राइवेट। पब्लिक एंड प्राइवेट का तो हमें पता है कि ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, तो ये हम और कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। अब रही कन्फ्यूजन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की, तो इनमें से आपका इम्प्लिसिट जो है वो वैलिड रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट आपका कीवर्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आप चाहे C में कंसीडर कर लें या C++ में कर लें, तो मैंने C++ वाले कैटेगरी में ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या राइट अप्रोच है। अगर हमारे स्टूडेंट्स एरर्स करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि नई एरर्स होनी चाहिए तुम्हारी फर्स्ट स्टेज से ही, या हैविंग एरर्स मीन्स स्टूडेंट डज नॉट नो प्रोग्रामिंग, ऐसा बोलेंगे, या हम कहेंगे एरर्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ, या हम डांटेंगे स्टूडेंट को, स्कॉल्ड द स्टूडेंट वेन एवर देयर इज एन एरर। सो द राइट अप्रोच इज थर्ड वन विच सेज एरर्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये थे आपके 3 क्वेश्चंस 2020 के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2017 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन C++ कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन शुड सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए? इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द क्लास, इट मस्ट नॉट स्पेसिफाई अ रिटर्न टाइप, इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, first and third, second and third. So the correct answer is first, second and third. So casting operator function should satisfy all of these 3 conditions. It must be a member of a class, it must not satisfy a return type, specify a return type, and it must not have any argument. In context of C++, which of the following is not a type of STL container? And the options are derived, associative, active, and sequence. So whenever we talk of containers in C++, they have sequence containers, associative containers, and
derived containers. Three types of containers are there: sequence, associative, and derived. So the correct answer for this is active. This is not a type of STL containers. Next we have in C++, which of the following methods contained in the exception handling file is called when the exception handling mechanism in a program fails to find a matching catch block for a raised exception. जब भी मैचिंग अगर कोई भी कैच ब्लॉक उसे नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा? एंड वी हैव अनएक्सपेक्टेड, टर्मिनेट, नल एंड डिफॉल्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, टर्मिनेट, नल और डिफ़ॉल्ट नहीं यहाँ पे वर्क करेंगे. यहाँ पे आपका नल क्या होता है? इनफैक्ट कोई फंक्शन नहीं होता है. नल हमेशा एक पॉइंटर होगा या स्टेटमेंट होती है. नल स्टेटमेंट, सिर्फ हमने कुछ और नहीं लिखा, सो दिस इज़ नल स्टेटमेंट. एंड नल पॉइंटर्स होते हैं. डिफ़ॉल्ट भी आपका एक केस होता है. ठीक है, जब भी हम कुछ और नहीं तो डिफ़ॉल्ट अगर हम करवाना चाह रहे हैं. और टर्मिनेट आपका होता है जब भी हम इन केस कुछ कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज अनएक्सपेक्टेड. And next question is, which of the following is false statement about virtual functions in C++? They must be members of some class. They cannot be static members. They are accessed using object pointers. They cannot be a friend of another class. So in this case, what is the correct option? So let us first of all understand what little bit what is virtual function. ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी देखते हैं. वर्चुअल फंक्शंस आपके वो मेंबर फंक्शंस होती हैं जो बेस क्लास में डिफाइंड होती हैं और उन्हें दोबारा डिराइव्ड क्लास में डिफाइन किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक ओवर रिडन. ये ओवरलोडिंग नहीं है, ओवर रिडन है बेसिकली, क्योंकि इनका क्या प्रोटोटाइप भी क्या होता है, सिमिलर होता है. ओवरलोडिंग के केस में आपका प्रोटोटाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है. इधर रिटर्न टाइप डिफरेंट होगा या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो वो फंक्शन रिसीव कर रहा है वो डिफरेंट होंगे. बट ओवर रिडन के केस में क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, वो सिमिलर होता है बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास में. So they are mainly used to achieve runtime polymorphism. ठीक है, तो यहाँ ओवरलोडिंग जब हम वैसे कर रहे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपली अगर हम कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग होती है. लेकिन ये क्या है, रन टाइम ओवरलोडिंग है. एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड इन द बेस क्लास. और ये रन टाइम पे रिजॉल्व होता है कि किस फंक्शन को कॉल किया है एक्चुअली. तो वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो स्टैटिक नहीं हो सकते. वर्चुअल फंक्शंस कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास. ये रूल्स हैं वर्चुअल फंक्शंस के. ठीक है, ये अपने अच्छे से लर्न करने हैं, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. वर्चुअल फंक्शंस शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर्स और रेफरेंस ऑफ बेस क्लास टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो पॉइंटर्स और रेफरेंस हम किस क्लास का लेते हैं, बेस क्लास का लेते हैं. और प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन शुड बी सेम इन बेस एंड एज वेल एज डिराइव्ड क्लास. They are always defined in the base class and overridden in the derived class. It is not mandatory for the derived class to override or redefine the virtual function. और class can have virtual destructors हो सकते हैं, लेकिन virtual constructors नहीं हो सकते हैं. किसी भी class में virtual destructors हो सकते हैं, constructors नहीं हो सकते. ठीक है, the correct answer. So which of the following is a false statement about virtual functions? So they must be members of some class. It is correct. They cannot be static members. It is again correct. And they are accessed using object pointers. It is also correct. And they cannot be friend of another class. So we have already studied कि वो friend हो सकते हैं दूसरी class के. Virtual functions friend बन सकते हैं दूसरी class के. So this is the false statement. So the correct option is fourth one. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. आई होप जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे. अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. और साथ के साथ अगर आप कोई टॉपिक और ऐसा है जो आप प्रेफरेबली मतलब प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि वो पहले कवर हो, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय फॉर नाउ एंड स्टे ट्यून्ड.